आज हम लोग यूपी टीयू और यूपी एसएससी 2020 तारीख को परीक्षा हुआ था, उसका जो है गणित का जो है हम पूरा संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। उसका मतलब हमारे हल से आप लोग अपना आंसर मिलाइएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ए एक्स प्लस एच अपान डी वाई प्लस के का हल परवलय निरूपित करेगा जब। तो देखिए हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई दिया है, डी डी एक्स ऑफ वाई कितना दिया है, ए एक्स प्लस एच अपान डी वाई प्लस के। इसको जो है इसको हम लोग हल करते हैं तो कैसे होगा, y के साथ y वाला लगा दीजिए, dy प्लस के dy बराबर ए एक्स प्लस एच डी एक्स। अब क्या करना है, अवकलन दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा dy प्लस के dy बराबर इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस एच dx। ये कितना हो जाएगा, dy स्क्वायर अपान 2 प्लस के वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस सी, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए हमें परवलय निरूपित करना है। तो परवलय के लिए क्या होगा, परवलय में क्या होता है, एक्स वाई में या तो एक्स द्विघात हो या तो वाई द्विघात हो। यहाँ पे एक्स भी द्विघात है, वाई भी द्विघात है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा परवलय के लिए, पहला अगर हम b बराबर 0 लेंगे तब a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर b को मैं 0 ले लिया तब a को 0 नहीं होना पड़ेगा, एक उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर क्या होगा, अगर मैं a को 0 ले लिया तब b नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस आंसर ये वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन इसका जो है 4 सही है। अगला प्रश्न है, y बराबर x घाते 3 तथा y बराबर अंडर x से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला है वक्र y बराबर x घाते 3 और दूसरा है y बराबर अंडर x। इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर बराबर x। हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो y बराबर x घाते 3 का जो ग्राफ होता है वह इस तरीके का होता है। y बराबर x घाते 3 का ये ग्राफ है और y स्क्वायर बराबर x है, तो y स्क्वायर बराबर x है तो परवलय का ग्राफ है वो इस तरीके का होता है, y स्क्वायर बराबर x, ठीक। अब चलिए इन दोनों समीकरण को हम लोग हल करते हैं। ध्यान से देखिए, ये समीकरण 1 है, ये क्या है, 2 है। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा ये है, तो y का मान रखेंगे तो x घाते 3 स्क्वायर बराबर x, यह हो जाएगा x घाते 6 बराबर x और x घाते 6 माइनस x बराबर 1, यहाँ x कामन ले लीजिए, x घाते 5 माइनस 1 बराबर 0। बारी बारी से करेंगे, x बराबर 0 और x घाते 5 माइनस 1 बराबर 0, x घाते 5 बराबर 1। यहाँ से x का मान 5 आएगा, ठीक है। x का 5 उत्तर आएगा तो हम 1 को लिखते हैं, x बराबर 1, ठीक। तो देखिए x का मान 0, x का मान 1, तो y का मान क्या हो जाएगा, अब x बराबर 0 है समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखते हैं हम लोग। समीकरण 1 क्या हो गया, इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आ गया, और समीकरण 1 को उतार कर x बराबर 1 रखिए तो 1 आ गया। तो मतलब कि 0 रखने पे 0 और 1 रखने पे 1, तो हमारा बिंदु क्या प्राप्त हो गया, बिंदु हमारे पास हो गया 0,0 और तथा 1,1। तो यहाँ आप लिखेंगे दोनों वक्त 0,0 काटते हैं और यहाँ पे 1,1 पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे 1,1 है तो यहाँ से एक लंबवत रेखा खींचते हैं और यहाँ का निर्देशांक लिखते हैं। तो यहाँ का निर्देशांक 1,0। देखो यहाँ पे 1,1 है मतलब भुज 1 है और कोटि भी 1 है,
हम एक्स अक्ष पर अपना आएंगे, एक्स अक्ष पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ निर्देशांक क्या है 1,0। ठीक, हमें कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। ये वाला क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इस पहले इस वक्र का, यह वक्र क्या है y बराबर √x है, यह वाला y बराबर 3 है। हमें क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्या करेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे भुज लेते हैं, कोटि नहीं लेते हैं, 1,0 1 से 0। अब पहले ये वाला फलन लेंगे, जो बड़ा वाला फलन है यहाँ पर, ये पहले ऊपर है, इसको लेंगे y dx, ये सूत्र होता है फिर प्लस माइनस उसमें से इसको घटाना है 1 0। अब ये वाला फलन लेंगे y dx, यहाँ 1 2 ले रहे हैं 1 2, चलो फिर क्या हो जाएगा 1 0 y1 dx का मतलब √x dx माइनस y2 dx मतलब x घाते 3 dx। अब क्या होगा, x घाते 1/2 को समाकलन करेंगे और इसका हो जाएगा x घाते 4/4 इसका, और समाकलन लिमिट लगा 1 0, x घाते 3/2 एक हो गया समाकलन, यहाँ हो जाएगा 1 0 माइनस 1/4। इसको सरल करेंगे, x का मान 1 रखेंगे 1/4, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा उधर। फिर क्या करेंगे, x का मान 1 रखिए, यह 2/3 हो जाएगा, x का मान 1 रखेंगे तो 1 घाते 3/2 माइनस 0 घाते 3/2 माइनस 1/4, 2/3 माइनस 1/4, 10 ले लीजिए 12, 3 चौका 12, 4 दूना 8 माइनस 3, 5/12 वर्ग इकाई, 5/12 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन जो है इसमें थोड़ा सा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 to 8 mod x - 5 dx बराबर है, तो देखिए ध्यान से 0 to 8 mod x - 5 dx। तो mod को हम लोग तोड़ते हैं तो mod का आंसर 2 होता है, एक होता है x - 5 यहाँ माइनस करके, एक होता है x - 5 होता है प्लस करके। यह वाला कब लेते हैं, जब x 5 से छोटा होगा तब, यह वाला कब लेते हैं जब x 5 से बड़ा और बराबर होगा तब। तो चलिए इसको दो भाग हम लोग तोड़ते हैं, पहले 0 से 5 तक और फिर प्लस 5 से 8 तक। तो 0 से 5 के बीच में ये वाला लेना है x - 5 माइनस, और 5 से 8 के बीच में यह लेना है x - 5। ठीक, चलो इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x² 2 और ऋण 5x 5 0 फिर प्लस, इसका कितना होगा x² 2 माइनस 5x, यहाँ 8 5। ठीक, अब क्या करेंगे, x के स्थान में 5 रखेंगे, 5² 2 माइनस 5 गुणे 5 ऋण 0² 2 और ऋण 5 गुणा 0, ये हो गया। फिर इसको भी करिए 8² 2 ऋण 5 गुणा 8 माइनस, एक बार x से 5 रखेंगे, 5² 2 माइनस 5 गुणा 5, सरल कीजिए, माइनस 5 से 25/4 माइनस 25, यह हो गया, यह 0 हो गया, इसको नहीं लिखेंगे। फिर धन 8 64 में 2 का भाग देंगे 32 माइनस 40, उसको नहीं लिखेंगे, आगे वाले को नहीं लिखेंगे। एक ना में 5 से 25/4 और माइनस 25। ठीक, अब क्या करना है, कोष्टक को तोड़िए भाई, माइनस 25/4 धन 25 और धन 32 ऋण 40 फिर ऋण 25/4 और धन 25,
चलो मिलाओ, 25 25 50 और 30 80 2 82, धन वाला पूरा 82 हो गया। ऋण वाला करिए 25 25 50 बटे 4 और माइनस 40, तो माइनस 25 बटे 2 और माइनस 40 कितना हो गया। और 82 में से निकला हो गया 42 माइनस 25 बटे 2, 42 गुना 84 माइनस 25 बटे 2, 14 से 5 गया 9 और 7 में से 2 निकला 5 बटे 2। थोड़ा सा यहाँ पे 5 25 बटे हम 4 लिख दिए थे, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। इसको सरल करेंगे तो 17 वर्ग क्या ही आएगा। इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एफ एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष समाकलन है। देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करना है, जहाँ हम डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर टी 2x dx बराबर हो जाएगा dt। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर के स्थान क्या लिखेंगे, डी टी अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर के स्थान टी लिखे थे, यहाँ टी होगा, फिर डी ये क्या हो जाएगा टी, ठीक। यहाँ क्या है, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो डी एक्स स्क्वायर बराबर हमारा होगा डी टी, क्या होगा डी टी। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस टी, इसके स्थान पे डी टी कर लिए, तो इसका हो जाएगा हमारा 1 प्लस टी घाते बटा 2 डी टी। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका 1 प्लस टी घाते बटा 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस सी, 1 प्लस टी घाते 3 बटे 2 प्लस सी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 बटा 3 1 प्लस टी के स्थान पे एक्स स्क्वायर घाते 3 बटे 2 प्लस सी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। 0,5 वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y के करीब होगा यदि, तो चलिए देखिए बिंदु हमारा है 0,5, कितना है 0,5 है, और वक्र क्या है हमारा y स्क्वायर बराबर 2x है, ठीक। y स्क्वायर बराबर 2 एक्स स्क्वायर बराबर 2y है, एक्स स्क्वायर बराबर 2y करण के करीब कब होगा, ठीक है। इस पे कौन सा बिंदु है जो इसके करीब है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो मान लीजिए चलो क्या करते हैं, 0,5 हो गया, और मान लीजिए इस वक्र पर एक बिंदु x है, माना वक्र पर एक बिंदु h है, तो x बराबर h रखेंगे, तो k कितना हो जाएगा, मतलब कोण कितना होगा, एक्स स्क्वायर बटे मतलब h स्क्वायर बटे 2 क्या हो जाएगा, h मानेंगे वक्र पे h है, तो h स्क्वायर बराबर 2k, 2 हो जाएगा h स्क्वायर बटे 2 बराबर k, तो h कामा हो गया h कामा h स्क्वायर बटे 2, ठीक। दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, d बराबर हो जाएगा 0 माइनस h का वर्ग प्लस 5 माइनस h स्क्वायर बटे 2, d बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 5 × 25 प्लस h घाते 4 बटे 4 माइनस 2 5 h स्क्वायर 10 आई कितना हो गया, d बराबर अंडर रूट h पावर 4 बटा 4 और माइनस हो जाएगा माइनस 4h स्क्वायर और प्लस 25, ठीक। हम लोग 4 का गुणा करते हैं, h पावर 4 माइनस 4
4 चौक 16 एच स्क्वायर और प्लस 25 चौका 100 नीचे 4। हाँ देखिए, तो d बराबर हमारा हो जाएगा 4 का वर्गमूल 1/2 हो जाएगा अंडर रूट एच घाते 4 प्लस 100 माइनस 16 एच स्क्वायर। ठीक, अच्छा d बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एच स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2ab नहीं प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab और माइनस 16 एच स्क्वायर। कितना आ जाएगा d बराबर 1/2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 10 का वर्ग, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, हम क्या करेंगे इसको माइनस करते हैं और यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस 4 एच स्क्वायर। अच्छा अब क्या होगा, इसको इसलिए यहाँ प्लस बनाए क्योंकि करड़ी के अंदर जो है ये 0 हो जाएगा तो यहाँ माइनस रहेगा तो काल्पनिक हो जाएगा, इसलिए जो है यहाँ प्लस यहाँ माइनस कर दिए। हमें क्या करना है, d के न्यूनतम होने के लिए d का मान न्यूनतम होने के लिए क्या होगा, एच स्क्वायर 10 बराबर 0। ये वर्ग है तो इसका सबसे छोटा मान क्या है 0, ऋण में नहीं हो सकता, किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इतना का मान 0 हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर 10 और एच बराबर अंडर रूट 10। ठीक, अब क्या होगा ध्यान से देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 10। कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 10 एच बराबर। तब के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, के बराबर है एच स्क्वायर बटे 2, तो हो जाएगा 10 बटे 2 बराबर 5। तो बिंदु हमारा क्या क्या प्राप्त होगा, बिंदु हमारा प्राप्त होगा एच कामा के, तो एच का 2 मान है प्लस अंडर रूट 10 कामा और के का मान है 5 या माइनस अंडर रूट 10 कामा 5। ये हमारा बिंदु हो गया। और हाँ देखिए, तो इसका विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx बराबर है। तो ध्यान से देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है dx। ठीक है, तो इसका सूत्र होगा sec 2x का सूत्र है sec 2x dx। तो sec 2x का सूत्र होता है, sec 2x का होता है log हाँ देखिए, sec x का होता है log tan π/4 प्लस x/2। तो sec 2x का होगा हमारा log tan π/4 प्लस x/2। 2x का अवकलन करके भाग दे देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1/2 log tan π/4 प्लस 2x/2। तो 1/2 log tan π/4 प्लस x। इसका चलिए इसको और सरल करना है, log tan a प्लस b का होगा सूत्र tan a प्लस tan b, नीचे 1 माइनस tan a tan b।
फिर क्या होगा 1/2 log इसका 1 प्लस tan x नीचे 1 माइनस tan x प्लस c। इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन डी सही है। जब x y बराबर 6 हो तो 2x प्लस 3y का न्यूनतम मान, x y बराबर 6 दिया है तो 2x प्लस 3y का न्यूनतम मान पूछा है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो हल। a बराबर लेते हैं 2x और b बराबर लेते हैं 3y। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य से इसको करेंगे हम लोग। समांतर माध्य बराबर होता है गुरुत्तर माध्य। गुरुत्तर माध्य, समांतर माध्य गुरुत्तर माध्य के बराबर या बड़ा होता है। तो हम लिखेंगे a प्लस बी बाई 2 बराबर अंडर रूट ए बी। ए प्लस बी के स्थान लिखेंगे 2x प्लस 3y बटे 2, यहाँ हो जाएगा 2x गुणा 3y। फिर क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर, ये 2 का यहाँ गुणा कर देंगे अंडर रूट 6xy। फिर क्या हो जाएगा 2 और अंडर रूट 6xy का मान कितना है 6, कितना हो जाएगा ये, फिर 2 का वर्गमूल 6, इसका आ जाएगा 12। इसका न्यूनतम मान पूछा है तो न्यूनतम मान क्या होगा इसका 12, कितना होगा 12, मतलब इसका मान जब भी होगा 12 से बड़ा होगा, 12 से बड़ा। तो 2x प्लस 3y का न्यूनतम मान 12 होगा या तो 12 से बड़ा होगा। ठीक, इसका ऑप्शन जो है सी सही है, सी। यदि y बराबर से इनवर्स अंडर रूट x प्लस 1 बटे अंडर रूट x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस 1 बटे अंडर रूट x प्लस 1, तब ddx ऑफ y। तो देखिए ध्यान से, इसमें दिया है सेक इनवर्स अंडर रूट x माइनस 1 बटे अंडर रूट x प्लस 1, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। फिर प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस 1 और अंडर रूट x प्लस 1। ठीक है, इसका मान दिया हुआ है, इसका ddx ऑफ y निकालना है, y बराबर है तो हमें क्या चाहिए ddx ऑफ y। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कास में चेंज करते हैं। कास में जब चेंज करेंगे कास इनवर्स में तो अंडर रूट x माइनस 1 बटे अंडर रूट x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस 1 अंडर रूट x प्लस 1, ये पाई बटा 2 के बराबर हो जाएगा। y बराबर पाई बटा 2, तो y डैश बराबर हो जाएगा ddx पाई बटा 2 बराबर 0। ठीक है, y डैश मतलब ddx ऑफ y, y डैश मतलब क्या होता है ddx ऑफ y, 0 होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। यदि x की नाप डिग्री में हो तो ddx cos x बराबर है। तो देखिए ध्यान से, y बराबर दिया है cos x, ये डिग्री में है। ठीक है, x किस में है डिग्री में। डिग्री को हम लोग पहले रेडियन में बदलते हैं, पाई बटा 180, इसको डिग्री में ऐसे लिख लेते हैं, पाई बटा 180 x, ये रेडियन हो गया। तो इसको रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदल के तब अवकलन करेंगे, पाई x बटा 180। अब ddx आपको y बराबर कितना हो जाएगा माइनस साइन पाई x अपान 180 और फिर गुणे इसका भी अवकलन करेंगे, ddx पाई बटा 180 x माइनस साइन ये पूरा हो जाएगा x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और पूरा यहाँ पाई बटा 180 माइनस पाई बटा 180 साइन x डिग्री। ऑप्शन इसका होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही है। अब क्या f डैश 2 बराबर 1, तब लिमिट x अप्रोच टू 2 x f2 माइनस 2 fx बटा x माइनस 2 का मान होगा। ध्यान से देखिए, लिमिट x अप्रोच टू, क्या करना है, लिमिट x अप्रोच टू 2 x f2 का मान कितना है 4 माइनस 2 fx, ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे x माइनस 2। अब क्या करना है, लिमिट
एक्स अप्रोच टू 2 4x माइनस 2 एफ एक्स नीचे एक्स माइनस 2। अब इसका एक्स बराबर 2 रख कर चेक करते हैं। 4 दूना 8 माइनस 2 एफ एक्स कितना दिया है, यहाँ हो जाएगा एक्स के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 गुणा f2 नीचे हो जाएगा 2 माइनस 2 हो जाएगा 8 माइनस 2 गुणा 4 बटे 0। 0 बटा 0 रूप का आ गया, तो 0 बटा 0 रूप का आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। अंश का अलग हर का अलग हॉस्पिटल रूप से। हॉस्पिटल रूप से हम क्या करेंगे, इसका अवकलन ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे करेंगे। तो हो जाएगा देखो लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 4 गुणा 1 माइनस 2 एफ डैश एक्स नीचे 1 एक्स बराबर 2 रख दीजिए। 4 माइनस 2 गुणे एफ डैश 2 नीचे 1 4 माइनस 2 गुणा एफ डैश 2 का मान कितना है 2 है, नहीं एफ डैश 2 का मान 1 है। 4 माइनस 2 बराबर 2, इसका ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एक्स पावर m माइनस 1 बटे एक्स पावर n माइनस 1। इसका भी मान निकालना है, ध्यान से देखिए एक्स पावर m माइनस 1 बटे एक्स पावर n माइनस 1। हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1। ये भी 0 बटे 0 की रूप का आ रहा है, इसका भी अवकलन कर दीजिए। लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 m एक्स m माइनस 1 n एक्स n माइनस 1, ये 0 हो जाएगा 0। अब एक्स का मान रख दीजिए, एक्स का मान रखेंगे तो 1 यहाँ पर भी 1 m बटा n 1 घाते m माइनस 1 नीचे 1 घाते n माइनस 1 m बटा n। आंसर m बटा n होगा, इसका ऑप्शन सी सही है। बिंदु 5 का मैं 1 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए हमारा वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0, इसको यस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यस। इसमें रख दीजिए 5 का y तो s1 का मतलब यस में x की है 5 y की नहीं रखेंगे। 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6 गुणे 5 माइनस 4 गुणे 1 फिर 25 प्लस 1 प्लस 30 माइनस 7 25 1 26 30 56 से 7 निकला 49। तो स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगा √s1 √49 बराबर 7। ऑप्शन इसका जो है डी सही है। यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के दीर्घाक्ष की लंबाई उसके लंबवक्ष की लंबाई के 3 गुनी है, तब उत्केंद्रता ज्ञात करना है। चलिए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो लघुवक्ष इसमें होगा 2a मान लो, ठीक है। और दीर्घाक्ष क्या होगा, दीर्घाक्ष होगा 2b। तो प्रश्न बोल रहा है लघुवक्ष की लंबाई दीर्घाक्ष की लंबाई लघुवक्ष की लंबाई की 3 गुनी है। यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार दीर्घ अक्ष बराबर लघु अक्ष गुणे 3। तो दीर्घ अक्ष 2a बराबर 2b गुणे 3 सही 2b एक कट गया, a बराबर हो जाएगा 3b, a स्क्वायर बराबर हो गया 9b स्क्वायर। लघुवक्ष यहाँ 2b होगा, यहाँ 2a होगा, इसको मानेंगे। तो दीर्घाक्ष बराबर लघुवक्ष गुणे 3, दीर्घाक्ष है 2a लघुवक्ष 2b गुणे 3, a बराबर 3b, a स्क्वायर और 9b स्क्वायर, a स्क्वायर ऐसे ही 9b स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं 1 माइनस e स्क्वायर। सूत्र होता है b स्क्वायर और a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। a स्क्वायर से e स्क्वायर गया 1/9 बराबर 1 स्क्वायर, इसको उधर उसको उधर, e स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/9 बराबर 8/9, e बराबर प्लस माइनस √8/9 हो गया 2 का ऋण 2/3, ठीक है। तो केंद्रता होगा 2 का ऋण 2/3, इसका ऑप्शन ए सही होगा। केंद्रता बराबर होगा, इसको मैं मार्ड में लिख सकता हूँ, तो 2 का ऋण 2/3 होगा, ऑप्शन ए सही है।
यदि एक परवलय जिसकी नाभि मूल बिंदु है तथा रेखा x बराबर 2 है तब परवलय का शीर्ष है। तो देखिए नाभि मूल बिंदु पर है, एक परवलय है, ठीक है, उसका नाभि मूल बिंदु पर है, नाभि मूल बिंदु पर है और नियता बोल रहा है x बराबर 2 पर है। तो यहाँ 0, 0, यहाँ 1, 0, यहाँ 2, 0। तो नियता क्या आता है, शीर्ष से जो नाभि की दूरी होती है वहीं नियता से शीर्ष की दूरी होती है। ठीक, तो हम लोग हमारा परवलय इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे। ठीक, यहाँ AS बराबर होता है AZ, AS बराबर क्या होता है, AZ होता है, मतलब शीर्ष से नाभि दूरी, शीर्ष से नियता की दूरी बराबर होती है। इसमें क्या बोला था, शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक हमारा होगा 1, 0। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। रेखा y बराबर 2x + c तथा वृत्त x² धन y² बराबर 16 के स्पर्श करने का प्रतिबंध। ध्यान से देखिए, x² + y² बराबर 16 और रेखा है y बराबर 2x + c, ठीक है। और यह वृत्त को यह रेखा स्पर्श कर रहा है। जब वृत्त को स्पर्श रेखा, देखो एक वृत्त है, एक रेखा इसको 2 जगह काट रहा है, इसके 2 मूल होंगे। ठीक, यहाँ पर भी 2 जगह काट रहा है, यही रेखा तो 2 मूल, अगर स्पर्श कर रहा है तो 1 मूल होगा, मतलब दोनों मूल बराबर हो जाएंगे। यह मूल खिसक के ऐसे खिसकता हुआ ऐसे ऐसे यहाँ आएगा, यह मूल भी खिसकता हुआ यहाँ आएगा। तो स्पर्श करेगा तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर। जब दोनों मूल बराबर होंगे तो डी बराबर क्या होगा, 0। हम लोग डी का मान यहाँ करते हैं, x² + 2x + c का वर्ग और बराबर 16, कितना हो जाएगा, x² + 4x² + c² + 4xc बराबर 16। अब क्या करेंगे हम लोग, 5x² + 4cx और +c² - 16 बराबर 0। यहाँ से डी निकालिए, डी बराबर होगा b² - 4ac, यहाँ 0 लिखेंगे तो 0 लिखेंगे तो होगा b² - 4ac और b² बराबर होगा 4ac। b के स्थान पर लिखिए, b हमारा यह होगा, c यह तो होगा, a होगा, 4 × 16 c² बराबर 4 गुणा 1 जगह 5, c जगह c² 16, कितना हो गया, 4 × 16 और इसको नीचे भेजते हैं, c² बराबर हो जाएगा, चलो 4c² बराबर 5c² - 80, इसको इस साइड उसको इस साइड, तो c² बराबर 80, ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, c² बराबर 80 होगा, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, वृत्त x² धन y² बराबर 4/3 में उत्कीर्ण समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई। तो देखिए एक वृत्त है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए वृत्त का समीकरण x² + y² 4/3 है, इसको हम लोग 2/√3² कर सकते हैं। यहाँ से त्रिज्या कितना हो गया वृत्त का, 2/√3। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, वृत्त की त्रिज्या यही होता है 2/√3, तो वृत्त का त्रिज्या यह हो गया। चलिए हम लोग जो है वृत्त का केंद्र ये मानते हैं, इसमें समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछा है, क्या पूछा है, भुजा की लंबाई। तो यहाँ से ए कर दे रहे हैं, कितना हो गया, 2/3। यहाँ से इस पे लंब डालते हैं 90, तो लंब डालेंगे तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा, मान लो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ए मान लेता हूँ मैं, मतलब पूरा 2a है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 2a है, तो ये वाला आधा ए हो गया। समबाहु त्रिभुज में 60 अंश होता है, तो आधा 30 अंश हो गया। तो हम लोग जो है ऐसा सूत्र लगाएंगे, ए का मान आ जाएगा, cos 30 अंश बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्णिम 3/2 बराबर कर्णिम 3/2 ए, इससे गया 1 बराबर 1, एक मान 1 हो गया। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो गई, 2a, तो 2 × 1 बराबर 2, क्षेत्र
क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 2 इकाई, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बिंदु ए 3,4 से गुजरने वाली सरल रेखा इस प्रकार के अक्षों के बीच का अंतरखंड बिंदु ए पर द्विभाजित होता है, बिंदु ए पर द्विभाजित होता है, इस रेखा का समीकरण ज्ञान कीजिए। तो देखिए ध्यान से, यह एक सरल रेखा है, यह 3,4 पे जो है यहाँ ए, ठीक, यहाँ से ओ मान ले रहे हैं, यहाँ से पी मैं मान ले रहा है, यहाँ से क्यू, ठीक। ये बोला जो ए है, ए से यहाँ पे जब मैं लंब डालता हूँ तो आधा इधर हो जा रहा है, आधा इधर, और ए से जब इस पे लंब मैं डालता हूँ तो आधा इधर हो जा रहा है, आधा इधर, ठीक है। तो चलो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 6। 4 है तो मतलब यहाँ से यहाँ कितना है 4 है, ये पूरा कितना हो जाएगा 8। सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा x/6 प्लस y/8 बराबर 1 प्लस ले 24, 4x प्लस 3y बराबर 1, 4x प्लस 3y बराबर 24 है। इसका जो है समीकरण, इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। रेखा √3x प्लस y बराबर 1 और x प्लस √3y बराबर 1 के बीच का कोण है। ध्यान देखिए, √3x प्लस y बराबर 1 है, यहाँ से m1 मैं निकालता हूँ, तो m1 होता है ऋण x गुणा बटे y का गुणा √3 बटे 1 बराबर √3। यहाँ मतलब tan θ1 लिखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा tan √3 है, 60 अंश का मान होता है, 180 में 60 निकाल देंगे तो tan 120 अंश, ठीक है। θ1 बराबर 120 अंश हो गया। और दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा हमारा है x प्लस √3y बराबर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा m2 बराबर हो जाएगा हमारा -x का गुणा बटे y का गुणा √3, 30 अंश का मान है, तो कितना हो जाएगा tan θ2 बराबर tan 30 अंश 180 30 निकालेंगे tan 150, तो θ2 बराबर कितना होगा 150, ठीक। अब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछा है, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछा है, तो हम थोड़ा सा आप वो करते हैं। एक रेखा जो θ2 वाला है 150 अंश हो गया, और ये वाला कितना है 120 अंश हो गया, ठीक है। अब देखो बीच का कोण पूछा है, तो बीच कोण पूछा है तो 150 में 120 निकालने में कितना आएगा 30 अंश आएगा, ठीक। तो 30 अंश आएगा, इसका ऑप्शन जो है बी सही है। हाँ देखिए, अगला प्रश्न है समीकरण sin इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x का हल समूह है, का हल समूह पूछा है। इसमें हम क्या करते हैं, sin इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक। हम क्या देखते हैं, साइन इनवर्स x का जो भी हल होगा -1 से लेकर 1 के बीच में होगा, -1 से लेकर 1 के बीच में होगा। फिर इंटरसेक्शन हम लोग लगाते हैं, tan इनवर्स x का जो भी हल सम होगा पूरा रियल नंबर होगा, क्या होगा पूरा रियल, इसका मान पूरा रियल नंबर होगा। तो दोनों में जो प्रतिच्छेद बिंदु हम करेंगे क्या आएगा हमारा, दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु हम करेंगे लेंगे तो -1 और -1 से 1 आएगा, तो -1 से 1 के बीच में सारा मान होगा, और -1 रखने पर या 0 आएगा, फिर 1 रखेंगे तब आएगा। इसका हल समूह जो होगा आंसर विकल्प से हम लोग चेक कर लेंगे, तो -1 0 और 1 होगा, ठीक। ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, डी। त्रिभुज ABC में यदि cos A बटा A बराबर cos B बटे B बराबर cos C बटे C तथा A बराबर 2, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। तो ध्यान से देखिए, cos A बटा A बराबर cos B बटे B बराबर cos C बटे C, ये दिया है। अगर ये तीनों बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज में बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज में, इसमें समबाहु त्रिभुज में। अगर चेक करना हो तो कर सकते हो, cos A का सूत्र होता है
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपान 2bc। अवकाश बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपान 2ac। अवकाश सी का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान 2ab। अब इसका मान इसमें रख के चेक करेंगे तो ए बराबर बी बराबर सी आएगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हमारा करीब 3/4 ए स्क्वायर, ए का मान दिया है 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा करीब 3/4 × 4, तो करीब 3 वर्ग इकाई। तो सबसे पहले इसमें जानना जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज है। कैसे जानेंगे? काश ए का मान यहाँ रखिए, काश बी का मान यहाँ रखिए, काश सी का मान यहाँ रखेंगे तो हर बराबर हो जाएगा, कट जाएंगे। फिर दो ठो लेकर हल करेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ही दे दे रहा हूँ, जैसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। नीचे का बराबर होकर कट जाएगा 2bc और ए 2abc, यहाँ पर 2abc एक खत्म। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा सी स्क्वायर कट जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर। यहाँ से बराबर बी आ गया, समबाहु हो गया। इसी तरीके से बी बराबर सी भी आ जाएगा। जब तीनों बराबर आ जाएगा तो समबाहु त्रिभुज हो गया। जब समबाहु त्रिभुज हो गया तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र यह है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। त्रिभुज ABC में यदि कोण ए बराबर π/2 तब cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी का मान बताइए। अब देखिए यह एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। यहाँ दिया है 90 अंश। अब इसको मान लो, कुछ भी मान लो। मैं यहाँ 45 अंश मान लेता हूँ, इसको भी 45 अंश मान लेता हूँ। यह हो गया बी, यहाँ ए, यहाँ सी। तो cos स्क्वायर जब बी करेंगे या चलो cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी बोला है, हमें कोण नहीं पता है। यहाँ थीटा करें तो कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो cos स्क्वायर बी के स्थान लिखेंगे 90 माइनस थीटा और प्लस cos स्क्वायर सी के स्थान क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। यह क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर ए। ठीक है, इसका आंसर एक बार ऑप्शन इसमें डी सही है। नाउ tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। नाउ tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान पूछा है, जिसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी। न्यूनतम अधिकतम के लिए समांतर माध्य बराबर बड़ा किससे होता है? गुणोत्तर माध्य से। किससे होता है? समांतर माध्य का हो जाएगा a प्लस b/2। इसका होगा गुणोत्तर माध्य b। इसको आप में भेजता हूँ a प्लस b बराबर 2√ab। मान रखिए a के स्थान पे 9 tan स्क्वायर थीटा, b के स्थान पे 4 tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर बड़ा 2 √9 tan स्क्वायर थीटा पूरे 4 cot स्क्वायर थीटा। ये तो कट गया, 9 × 36 के वर्गमूल 12। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4xy/x प्लस y वर्ग सत्य है। हाँ देखिए इसमें क्या करना है, सेक का जो मान होता है ऋण 1 और मतलब सेक का मान जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ से इधर होता है और फिर यहाँ से लेकर इधर तक होता है। मतलब ऋण अनंत से लेकर ऋण 1 तक और 1 से लेकर कहाँ तक होता है, फिर आगे 1 से लेकर अनंत तक होता है। अनंत की तरफ छोटा कोष्ठक, अनंत की तरफ छोटा कोष्ठक हमेशा लगता है, ये बड़ा होगा। ठीक, और सेक इसके बीच में कभी नहीं आता है, सेक इसके बीच में कभी नहीं आता है। जब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये वाला सारा हट जाएगा, बचेगा इधर का। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है, हम लोग यहाँ से करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का मान जो होगा वो सदैव बड़ा और बराबर किससे होगा? 1 से। सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 से सदैव बड़ा होगा और बराबर हो सकता है। अब सेक स्क्वायर थीटा का स्थान क्या लिखेंगे? 4xy नीचे x प्लस y को वर्ग बराबर, फिर तीसरी गुणा कर दीजिए। तीसरी गुणा करें क्या होगा? 4xy
बराबर है एक्स प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ जीरो करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई कवर, ऐसे कर लो एक्स प्लस वाई कवर और ये 4x वाई यहाँ फील्ड में आएगा, ऐसे हो गया। अब किसी संख्या का वर्ग जो होता है सदैव क्या होता है, हाँ तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए इसका वर्ग क्या होगा, जीरो होगा तो जीरो से बड़ा होगा, तो जीरो से बड़ा तो हो नहीं सकता, हमेशा इसका वर्ग हो जाएगा हमारा एक्स बराबर वाई, क्या होगा एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, एक्स बराबर वाई, एक आंसर तय होगा। दूसरा आंसर क्या होगा, देखो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एक्स बराबर मैं जीरो यहाँ पर रख दूँ, एक्स बराबर मैं जीरो रख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। हम क्या बोले हैं, सेक का मान जीरो नहीं होता है, इसके बीच में सेक नहीं आता है, इसके बीच में सेक नहीं आता है। एक आंसर यह होगा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरा क्या होगा एक्स बराबर वाई। अगला प्रश्न है tan 10 tan 35 tan 10 अंश प्लस tan 35 अंश प्लस tan 10 अंश tan 35 अंश का मान। tan 10 अंश प्लस tan 35 अंश और प्लस tan 10 अंश tan 35 अंश का मान पूछा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम यहाँ से नहीं लेते हैं, हम क्या करेंगे tan 45 लेते हैं। tan 45 अंश को हम लोग लिखते हैं tan 35 प्लस 10, ठीक है, इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan 35 प्लस tan 10, नीचे 1 माइनस tan 35 इंटू tan 10, ठीक है। अब क्या होगा, तीसरा गुणा कर दीजिए, उसको उधर कर दीजिए, तो हो जाएगा tan 35 प्लस tan 10 और प्लस tan 35 इंटू tan 10, इसका आंसर होगा एक, ऑप्शन इसमें होगा ए, ऑप्शन ए। हाँ, अगला प्रश्न है एन यू बराबर 700, एन ए बराबर 200 और एन बी बराबर 300 तथा एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 100, तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होता है, हाँ देखिए एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। तो हम लोग मान रखते हैं एन यू ऐसे ही रहने देते हैं और माइनस एन ए इसका होगा आंसर और प्लस एन बी होगा और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मान रख दीजिए एन यू एन ए माइनस एन बी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, सारा मान रखिए। एन यू को मान दिया इसमें 700, एन यू बराबर दिया है 700 माइनस एन ए दिया है 200 और माइनस एन बी दिया है 300 और माइनस इसका प्लस इसका मान दिया है 100, तो 7 एक 800 हो गया, 800 से 5 निकला 300, इसका ऑप्शन बी सही है। यदि अल्फा बीटा था गामा समीकरण इस घाते 3 माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल हैं, तब निर्धारक डेट अल्फा बीटा गामा और बीटा गामा अल्फा और गामा अल्फा बीटा का मान होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, एक्स घाते 3 प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो देखो एक्स घाते 3 प्लस यहाँ 0x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 लिखते हैं। तो एक एक मूलों का एक्स स्क्वायर अलग पद नहीं तो उसका ऐसे लिख लीजिए, एक एक मूलों का योग क्या होता है, माइनस एक्स माइनस 1 घाते एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक, माइनस 0 बटा 1 बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो गया हमारा 0। मान किसका निकालना है, देखो इसका मान निकालना है, अल्फा बीटा गामा और बीटा गामा अल्फा और गामा
अल्फा बीटा, इसका मान निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ देते हैं। C1 बराबर C1 क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 से जोड़ते तो हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ बीटा गामा अल्फा, गामा अल्फा बीटा, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0, तो 0 0 0 बीटा गामा अल्फा, गामा अल्फा बीटा। जो सारा किसी भी सारणी का अगर एक रो, एक पंक्ति या एक कॉलम शून्य हो तो उसका पूरा आंसर 0 होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन बी सही है। समीकरणों के निकाय x माइनस 2y प्लस जेड बराबर -4 और 2x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 2 तथा x प्लस वाई प्लस लेमडा जेड बराबर 4 का कोई हल नहीं है, तब लेमडा का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, x माइनस बी वाई प्लस जेड बराबर 4 ऋण 4 दिया है, और दिया है 2x माइनस वाई प्लस 2z बराबर दिया है 2 और x प्लस वाई प्लस लेमडा जेड बराबर दिया है 4। ये समीकरण एक में 2 है, क्या है 3 है। तो d बराबर क्या होगा, d बराबर होगा 1 2 1 फिर 2 1 1 और 2 2 लेमडा। d1 क्या होगा मेरा, d1 d2 d3 निकाल लीजिए, नहीं निकालना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कोई हल नहीं है तो d बराबर 0 हो जाएगा। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं के लिए क्या नियम है, कोई हल नहीं है के लिए क्या नियम है, d बराबर 0 क्या होता है, d का जो है वो निकालेंगे, सारणी का मान निकालेंगे तो क्या होगा 0, ठीक। और इसमें से इन तीनों में से एक शून्य नहीं होगा, चाहे जो भी शून्य न हो। तो चलो इस काम को निकालते हैं 0 करके, 1 हो जाएगा, इसको ऐसे छोड़ दिए, लेमडा माइनस 2, ठीक। फिर ए वाला ले लेंगे तो प्लस 2, या ऐसे हो गया 2 लेमडा माइनस 2 और प्लस 2, इसको छोड़ दिए 2 प्लस 1 जी, कितना गया माइनस लेमडा माइनस 2 प्लस 4 लेमडा माइनस 4 प्लस 4 प्लस 2 बराबर 0। 4 में से 1 निकला 3 लेमडा, यस ये गया, और 2 में से 2 गया 0, ऐसे 1 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लेमडा माइनस 2 और प्लस 2 हो जाएगा, इसको फिर 2 लेमडा और माइनस 2 और प्लस 1 यहाँ रहेगा, और 2 प्लस 1 3 कम 3, यह हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, 4 में से 1 निकला 3 लेमडा, ठीक, 4 में से 1 निकला 3 लेमडा, और 3 में से 2 निकला, तो हो जाएगा हमारा 4 में से 3 लेमडा बराबर 4 2 6 6 में 3 निकला 3, तो बराबर 3 लेमडा बराबर 1। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर आव्यूह में 2 माइनस 1 ऋण 1 2 तथा आई 2 गुणे 2 कोटि की एकक आव्यूह है, तब ए स्क्वायर बराबर है। तो ध्यान से देखिए, ये बराबर हमारा दिया हुआ है 2 माइनस 1 और माइनस 1 2, ठीक है। तो हम इसमें हमें दिखाना है ए स्क्वायर के बराबर क्या होगा, ठीक है। और आई बराबर होगा हमारा, होगा 1 0 0 1, ठीक। ए स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 2 माइनस 1 ऋण 1 2, 2 माइनस 1 ऋण 1 2, इसको उठाइए ऐसे करिए, 2 दूना 4 धन 1, इसको उठाइए इसमें करिए ऋण 2, इसको उठाइए ऐसे करिए ऋण 2
और ऋण 2। इसको उठाए ऐसे करिए 1 धन 4, कितना हो गया ये 4 1 5, और यहाँ पर ऋण 4 ये कितना हो गया 5। ठीक, चलो विकल्प में सेट करते हैं। हमें लाना कितना है, लाना विकल्प में क्या सेट करेंगे, ऐसे सेट करिए। अगर मान लो आप भी को जोड़ना है तो यहाँ लिख देंगे 4 + 1 और ऋण 4, यहाँ ऋण 4, यहाँ लिख देंगे 4 + 1। विकल्प से सेट करिए। विकल्प में है 4a - 3i, 4a - 3i। देखो विकल्प में है तो हम विकल्प से चेक करेंगे, इसको ऐसे इसी छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो मैं एक विकल्प लेता हूँ 4a - 3i। ये स्क्वायर का मान तो यह हो गया, 4a - 3i लेंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 दूना 8। ऋण 3 0 0 3 माइनस कर दिया 8 3 का 5 और ऋण 4 में से 0 गया ऋण 4, ऋण 4 में से 0 गया ऋण 4, 8 3 निकला 5। तो ऑप्शन हमारा ये सही है, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। बोल रहा है अगला प्रश्न, कहते हैं यदि ए तथा बी क्रमशः 1 + x घाते n के विस्तार में x पावर r तथा x पावर n - r की गुणांक है, तब हमें बताना है ए और बी में क्या संबंध है। तो देखिए 1 + x घाते n के प्रसार में आरवा पर दिया है x घाते r का गुणांक, x घाते r व x घाते n - r ये गुणांक है a और b। तो चलो हम लोग क्या बोलते हैं कि r + 1 बराबर होता है NCr और x घाते n - r a घाते r। मान रखिए यह नहीं होता है CR होता है, यस के स्थान पे 1 रखेंगे, n - r ए के स्थान रखेंगे x घाते r। तो NCR इसका उत्तर 1 होगा तो x पावर r, इसको नहीं लिखे, इसका आंसर 1 होगा। तो NCR का मान दिया है, क्योंकि NCR बराबर दिया है a, और क्या दिया है इसी प्रकार उसको भी मैं कर लेता हूँ, NCn - r बराबर दिया है b। ठीक, हमें ए बी में संबंध बताना है, तो ए बी में क्या संबंध बताना है, ध्यान से देखो। सूत्र होता है एक NCR बराबर NCn - r, मतलब NCR का आंसर n में से r घटाने के बाद जो आंसर आता है दोनों बराबर होता है। इसका उत्तर ए है, इसका उत्तर बी है, ए बराबर बी। ऑप्शन इसमें होगा, ऑप्शन इसमें बी सही है, बी। अनंत श्रेणी 2 पावर 2/2 फैक्टोरियल + 2 पावर 4/4 फैक्टोरियल + 2 पावर 6/6 फैक्टोरियल का योग है। तो ध्यान से देखिए, e पावर x का आंसर होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल + x² 2 फैक्टोरियल, x पावर 3/3 फैक्टोरियल, x पावर 4/4 फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे। e पावर -x का होता है 1 - x/1 फैक्टोरियल + x² 2 फैक्टोरियल, ऋण x घाते 3/3 फैक्टोरियल + x घाते 4/4 फैक्टोरियल, ऐसे आगे। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ होगा e पावर x + e पावर -x बराबर 1 1 2 और प्लस 2 x² 2 फैक्टोरियल, 2 ठो है तो 2 कामन ले लिए, फिर x पावर 4/4 फैक्टोरियल, इसका भी इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 आएगा 2 बाहर, प्लस x पावर 6/6 फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे। तो हमें इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है तो इसको इस साइड भेजते हैं, e पावर x + e पावर -x -2। ठीक है, और यह गुणा है तो यहाँ आके भाग हो जाएगा बराबर। इसको हम पूरे को मानते हैं हम कुछ भी मान लो, ये मान लेते हैं। चलो हमें इसी का मान चाहिए। अब इसको सरल कीजिए, इसको सरल कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 1/2 बाहर लेते हैं, e पावर x + 1/e पावर x
और -2 ई पावर एक्स इंटू ए बटा ई पावर एक्स, ऐसे कर लेते हैं। ये कट जाएगा, 2 ही रहेगा, तो हो जाएगा 1/2 ई पावर एक्स और ई पावर एक्स माइनस 1 बटा ई पावर एक्स का वर्ग, ठीक, ई पावर एक्स माइनस 1 बटा ई पावर एक्स का वर्ग। फिर क्या होगा, यहाँ पर आते हैं, 1/2 ई पावर एक्स स्क्वायर और ऋण 1 बटे ई पावर एक्स होल स्क्वायर, ठीक। हमें चाहिए क्या, देखिए हो जाएगा ई पावर एक्स का वर्ग हो जाएगा, ई पावर, इसको सरल करेंगे, ई पावर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा, नीचे ई पावर एक्स का वर्ग। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यह हमारा हो जाएगा अंडर रूट ई पावर एक्स और मतलब ई पावर एक्स बटे 1 मिनट, सॉरी यहाँ से थोड़ा गलत हो गया है। हम क्या करेंगे, बराबर 1/2, यहाँ हो जाएगा ई पावर एक्स का स्क्वायर और +1 माइनस -2, इसका यहाँ करते हैं कि ई पावर एक्स का स्क्वायर +1 और इसको हम लोग एक करते हैं -2, या ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, ऋण 2, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, 1/2 यह हो जाएगा ई पावर एक्स का वर्ग और +1 -2 ई पावर एक्स, नीचे ई पावर एक्स हो जाएगा 1/2 ई पावर एक्स माइनस 1 का वर्ग, नीचे ई पावर एक्स, ठीक। अब क्या होगा, 1/2 एक्स बराबर 2 रखेंगे, एक्स बराबर 2 रख देंगे तो उधर मिलने जाएगा, तो हो जाएगा ई पावर 2 माइनस 1 का वर्ग, नीचे ई पावर 2। इसका ऑप्शन डी सही है। हाँ देखिए, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तब n घाते 3 + 2n भाज्य होगा। ध्यान देखिए, n घाते 3 + 2n है, यह किससे विभाज्य होगा, तो n बराबर 1 रखते हैं, चलो n बराबर 1 चेक करते हैं, तो 1 घाते 3 + 2 गुणा 1 धन 3 2 बराबर 3, n बराबर 2 रखिए, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 गुणा 2 8 4 12। फिर क्या है, n बराबर 3 रखिए, 4 रखिए, देखेंगे ये जो है ना सब 3 से कट जाएगा, इसका आंसर होगा x 3 से भाज्य होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। चलो हम रखते चले जाएंगे, जितना भी संख्या आएगा सब 3 से भाज्य हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3, इसका आंसर 3 होगा, ऑप्शन ए। यदि पी क्यू आर तथा एस इस प्रकार की धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं कि p + q + r + s = 2, तब m बराबर p + q फिर r + s संबंध तब संतुष्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, p + q + r + s = 2 दिया है, ठीक, तो हम p + q को a मानते हैं और r + s को क्या मानते हैं, b, ठीक है। समांतर माध्य क्या होता है, सदैव गुरुत्तर माध्य से बड़ा होता है, क्या होता है, गुरुत्तर माध्य से बड़ा होता है। समांतर माध्य हमारा आ जाएगा a + b/2, यहाँ हो जाएगा हमारा ए बी, ठीक। ए के स्थान रखेंगे पूरा p + q + r + s/2, यहाँ बड़ा बराबर ए बी के स्थान लिए p + q + s, इसके स्थान रखेंगे 2/2, यहाँ अंडर रूट भी रहेगा, अंडर रूट इसका हो जाएगा m, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसका आंसर 1 हो गया। m का जो मान आएगा वो तो ऋणात्मक आएगा नहीं, मतलब कि ये m जो m है अंडर रूट में है, तो m अंडर रूट में, तो m पहली बार क्या होगा
m 0 से बड़ा होगा, पहला बात m 0 के बराबर और बड़ा होगा। और m जब 0 से बड़ा होगा, और m से बड़ा कौन है? m से बड़ा 1 है। एक संबंध तो इससे आ गया, इसको मैं लिखता हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 में मानता हूँ। और एक समीकरण हमारा क्या है, जो m है, m क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। m 0 से बड़ा होगा तो हम क्या लिखेंगे? इसका m का मान जो होगा, और देखो हाँ आगे, और ये बोल रहा है कि m का मान जो है 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर से लेके 1 से छोटा तक होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि m इससे क्या होगा, m का मान 0 से बड़ा है, पूरा है इधर। इससे क्या है, m का मान क्या है? 1 से लेकर इधर तक है, ठीक। तो हमारा जो आंसर होगा m का 0 से बड़ा m, इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी सही है। हाँ, अगला प्रश्न, यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तथा a घाते 1 बटा x बराबर b घाते 1 बटा y बराबर c घाते 1 बटा z, तब x y z है। तो ध्यान देखिए, a घाते 1 बटा x बराबर b घाते 1 बटा y c घाते 1 बटा z, इसको हम लोग k मान लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा k घाते x, 1 बटा x है, इधर जाएगा x, b बराबर हो जाएगा k घाते y, c बराबर होगा k घाते z। अब क्या करना है, कह रहा है कि एक्स वाई ABC गुणोत्तर श्रेणी में है और ABC GP में है, GP में है, तब क्या होगा हमारा b स्क्वायर बराबर AC के घाते 2y बराबर के घाते x इंटू के घाते z, ये हो जाएगा के घाते x प्लस z। तुलना करेंगे तो कितना होगा, 2y बराबर x प्लस z। यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 तथा ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 ABC रियल नंबर है के मूल समान है, तब a संबंधी b संबंधी c है। तो ध्यान से देखिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक। बोल रहा है कि इन दोनों में एक मूल कॉमन है, क्या है? एक मूल कॉमन है। तो a और b और c में अनुपात, हम क्या करेंगे, ध्यान देखो, सबसे पहले इसका विविध कर चेक करते हैं। b स्क्वायर करेंगे -4ac 4 - 12 -8, ये काल्पनिक है, क्या है? काल्पनिक। इसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक। तो काल्पनिक के मूल क्या होते हैं? मान लीजिए मैं x बराबर मान लेता हूँ, क्या होता है, x बराबर 1 मैं मान लेता हूँ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, मान लो इसका एक मूल्य हो गया। तो दूसरा का क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, सहगुणी हो जाता है दूसरा, ठीक है। तो मान लीजिए इसका मूल्य क्या हो गया, तो दूसरा अपने आप इसका सहगुणी हो जाएगा। अब चलो कह रहा है इसमें का जो है एक मूल इसका समान है, एक मूल क्या है? समान। मान लो इसका एक मूल समान वाला है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो मूल समान है, ये भी काल्पनिक है, ये भी काल्पनिक है। जब एक मूल समान है तो यह भी काल्पनिक हो गया, इसका भी एक मूल क्या हो गया? काल्पनिक। जब इसका एक मूल काल्पनिक हो गया, दूसरा भी सहयोगी वाले नियम से भी काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक मूल इसका अल्फा प्लस आई बीटा, दूसरा क्या होगा? अल्फा माइनस आई बीटा होगा। काल्पनिक में यही चलता है, या अपरिमेय में भी चलता है, अल्फा प्लस अंडर बीटा, तो दूसरा हो जाता है अल्फा माइनस अंडर बीटा। तो ध्यान से देखिए कि जो इस समीकरण का दोनों मूल है, वही इस समीकरण का भी दोनों मूल हो गया। जब इस समीकरण के दोनों मूल बराबर हो गए, जब दोनों मूल बराबर हो गए तब ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर क्या होगा? 1 संबंधी 2 संबंधी 3, मतलब इस समीकरण का दोनों मूल आपस में बराबर, इस समीकरण का दोनों मूल और इस समीकरण का दोनों मूल आपस में बराबर हैं। जब बराबर हैं दोनों मूल, इसका मतलब द्विघात समीकरण भी क्या है? बराबर है। तो द्विघात समीकरण बराबर है, तो ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3,
ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर ए संबंधी बी संबंधी सी। ठीक, इसका ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए सही है। यदि Z1 Z2 तथा Z3 किसी संभावित त्रिभुज के शीर्षों को इस प्रकार निरूपित करते हैं कि माड Z1 बराबर माड Z2 बराबर माड Z3, तब तो ध्यान से देखिए, एक संभावित त्रिभुज है, हम इसको जो है x, यहाँ इसका शीर्ष 0,0 मानते हैं, यहाँ पर, ठीक है। एक Z1 है, एक Z2 है, इसको मैं मान लेता हूँ, एक Z3 है। ठीक, अब Z1 बड़ा x प्लस आयोटा बी आयोटा वाई होगा, उसको मैं बाद में देखूंगा। एक 60 अंश है, क्या है 60 अंश। चलो, तो वाई अक्ष पे पहले x अक्ष पे कौन 0 होता है, x अक्ष पे अगर मैं इसको x मिलेगा, इसको x डैश यहाँ वाई, तो x अक्ष पे वो काल्पनिक भाग शून्य होता है। क्या होता है, काल्पनिक भाग शून्य होता है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तो दूरी मैं a मान लेता हूँ, तो यहाँ a प्लस आयोटा 0 हो गया। इसका कितना होगा, संभावित त्रिभुज है तो आधा इधर आधा इधर, इसका आएगा -a प्लस आयोटा 0। क्यों, क्योंकि x अक्ष पर y वाला 0 होगा। अब बचाए तो y अक्ष हो गया, y अक्ष पे कौन 0 होगा, y अक्ष पे a 0 होगा, मतलब a 0 होगा, हमें ये चीज चाहिए। ये 60 अंश है त्रिभुज, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ o, त्रिभुज AOB में का 60 अंश बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये नहीं, काश नहीं लगाएंगे, टैन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टैन 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया h और आधार a, बराबर h बटा a। तो हमें a का मान चाहिए, तो ये बराबर कितना हो गया h का मान चाहिए, h का मान, h बराबर हो जाएगा हमारा कर्णी में 3a, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0 कामा कर्णी में 3a, यानी 0 कामा कर्णी में 3a, यहाँ a कामा 0 और यहाँ क्या होगा -a कामा 0। चलो Z1 बराबर हम लिखते हैं, Z1 बराबर हमारा क्या है। अच्छा एक बात, तो तीनों का मापांक बराबर है, हम थोड़ा सा जैसे ये है तो यहाँ क्या होगा 2a। ठीक, तीनों का मापांक बराबर है 2a, ये कितना हो गया 2a बन गया। संभावित त्रिभुज दिया है और जिसके शीर्षों की निर्देशांक Z1 और Z2 और Z3 है। ठीक है, तो Z1 Z2 Z3 संभावित त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो माड Z1 बराबर माड Z2 बराबर माड Z3 तो होगा ही। इसको मैं मूल बिंदु मान ले रहा हूँ, यहाँ से ये वाला शीर्ष की दूरी Z1 और यहाँ से Z2 और यहाँ से Z3। तो क्या होता है संभावित त्रिभुज में क्या होता है, लंब केंद्र और परिकेंद्र व अंतःकेंद्र सभी संपाती होते हैं। संपाती मतलब सभी एक बिंदु को होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो परिकेंद्र होगा, परिकेंद्र मतलब ए वाला दूरी ये वाला दूरी तीनों बराबर है, प्रश्न बोला है, तो ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी सभी बराबर है। ठीक है, मतलब जैसे देखो एक मूल बिंदु गया, हम यहाँ से मूल बिंदु मान लो संभावित त्रिभुज बना दिए, तो ये क्या हो गया शीर्ष से, शीर्ष भी शीर्ष से, तो मूल बिंदु के सापेक्ष इस शीर्ष की जो दूरी है उसको हम Z1 माने हैं। Z1 बराबर क्या होता है r cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ2, ऐसे करके होगा 1 है तो 1, मतलब यहाँ से दूरी। Z2 क्या है r cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, ये क्या होगा, यहाँ Z2 मैं लिख लेता हूँ,
यहाँ लिख थ्री। ये क्या होगा आर कास थीटा थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा थ्री। Z1 Z2 Z3 हो गया। अब बोल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए इसका लंब केंद्र अंतः केंद्र सब क्या होता है, एक बिंदु के संपाती होते हैं। तो वह बिंदु क्या है, यहाँ मूल बिंदु है। क्या है मूल बिंदु। हम लोग जो है परिकेंद्र का सूत्र लगाते हैं। परिकेंद्र बराबर होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपान 3। यहाँ परिकेंद्र जीरो है तो क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यहाँ पे इसी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो संभावित त्रिभुज में माड Z1 बराबर माड Z2 बराबर माड Z3 है, तब उसका क्या होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर 0 होगा। ठीक। यशन एक ऐसी समांतर श्रेणी के n पदों के योग को निरूपित करता है जिसका प्रथम पद ए है। यदि श्रेणी का सारांतर d बराबर Sn माइनस के Sn माइनस एक प्लस Sn माइनस टू तब के बराबर है। तो देखिए ध्यान से d बराबर दिया है Sn माइनस के Sn माइनस वन प्लस Sn माइनस टू। ठीक है, तो के का मान पूछा है। ये समीकरण नंबर 1 है। देखो सूत्र होता है d बराबर होता है T2 मतलब Tn माइनस Tn माइनस वन। Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस वन। Tn माइनस एक होगा Sn माइनस वन माइनस Sn माइनस टू। ठीक, हम क्या करेंगे Sn माइनस Sn माइनस एक माइनस Sn माइनस एक माइनस Sn माइनस टू प्लस Sn माइनस टू प्लस Sn माइनस टू Sn माइनस वन, यहाँ धन हो जाएगा Sn माइनस टू। ऐसे तुलना कीजिए Sn से मैच कर रहा है, Sn माइनस टू से मैच कर रहा है, इसको इससे मिला दीजिए। के बराबर क्या आएगा 2 के बराबर 2 होगा। इसका ऑप्शन होगा बी। ये अगला प्रश्न है कण का विस्थापन समीकरण xt बराबर 5t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3 है। जब इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है उस क्षण त्वरण होगा। तो देखो xt दिया है 5t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3। ठीक, यहाँ से dx अपान dt हम करेंगे 10t माइनस 7, फिर d2x अपान dt 2 करेंगे तो आएगा 10। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब वेग बराबर 0 तो वेग बराबर 0 करो तो t बराबर हो जाएगा 7/10। t बराबर 7/10 पे वेग 0 होगा तो उस समय त्वरण कितना होगा, तो t का मान इसमें रख दो। t बराबर कितना रखना है 7/10 बराबर 10, इसमें t का मान रखोगे 10 ही आएगा तो त्वरण हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न एक क्षण जिसकी लंबाई L है, इसका रेखीय द्रव्यमान घनत्व इसके एक सिरे से दूरी के वर्ग के अनुसार बदल रहा है। तो इस क्षण का गुरुत्व केंद्र इस सिरे से निम्न होगा। तो ध्यान से देखिए, जो द्रव्यमान घनत्व होता है, द्रव्यमान घनत्व को मैं लेमडा मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? लेमडा बराबर m/l। लेमडा अनुक्रमानुपाती x स्क्वायर। लेमडा अनुक्रमानुपाती क्या बोल रहा है x स्क्वायर, ये प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, और क्या दिया है, और इस क्षण का गुरुत्व केंद्र इस सिरे से निम्न होगा। एक तो हम क्षण बनाते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक, यहाँ मैं 0 मान ले रहा हूँ, यहाँ पे मान ले रहा हूँ। ठीक, और मैं इस क्षण पर एक dx लेता हूँ, इसकी दूरी x है। कितना है? x। ठीक है, तो चलो dx का हम लोग द्रव्यमान निकालते हैं। चूंकि एक लंबाई का द्रव्यमान बराबर होता है dx, तो लेमडा नहीं, एक लंबाई का द्रव्यमान लेमडा है। क्या है? लेमडा। तो dx लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? लेमडा dx। इसको हम लोग dm बोलेंगे। क्या बोलेंगे? dm। छोटा दूरी है, छोटा द्रव्यमान, dm बराबर होगा लेमडा dx। अब हम लोग का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? क्षण है।
ये छड़ है, छड़ में y वाला 0 लेते हैं, l का मान 0, x लेते हैं, x बराबर होता है तो द्रव्यमान केंद्र का सूत्र होता है हमारा x dm इंटीग्रेशन dm। यहाँ होगा 0 से l तक करेंगे, 0 से l तक का 0 से l। x के स्थान क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, x ऐसे ही रहेगा, dm के स्थान पे लिखेंगे लेमडा dx, ठीक है, लेमडा dx। नीचे हो जाएगा लेमडा dm के स्थान क्या होगा, लेमडा dx 0 से l। इसको फिर सरल करते हैं, 0 l x ऐसे ही, यहाँ हो जाएगा लेमडा का स्थान की x स्क्वायर लिखेंगे, लेमडा बराबर हो जाएगा कि x स्क्वायर या x स्क्वायर लिखो डायरेक्ट, ठीक है। नीचे हो जाएगा 0 l x स्क्वायर dx। इसको हम सरल करते हैं, सरल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखो, सरल करते हैं, कैसे सरल करेंगे, x घाते 3 है तो x घाते 4/4 हो जाएगा ये, यहाँ l यहाँ 0, नीचे x घाते 3/3 हो जाएगा, l 0 हो जाएगा, l घाते 4/4 माइनस 0, l घाते 3/4 हो जाएगा 3/4 l। इसका द्रव्यमान केंद्र होगा 3/4 l। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एक बिंदु कण एक सरल रेखा में x बराबर √t के अनुसार गति कर रहा है, जहाँ t समय है, तब कण के त्वरण का वेग के घन के साथ अनुपात होगा। तो ध्यान से देखिए, x बराबर √t है तो dx/dt करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 t घाते -1/2, ठीक है, ऐसे। फिर dt2 होगा 1/2 गुणे -1/2 t घाते -1/2 -1 1/4 t घाते 3/2। इसको वेग क्या वेग हो गया या क्या हो गया। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार कराए त्वरण का वेग के वर्ग के साथ त्वरण का अनुपात, कण के त्वरण का वेग के घन के साथ अनुपात, a/v घाते 3, a/v घाते 3 पूछा है, a के स्थान पे का मान रखो, 1/4 t घाते 3/2, नीचे हो जाएगा उसका 1/2 t घाते 1/2 घाते 3 हो जाएगा, 1/4 t घाते 3/2 1/8 t घाते 3 गया, 8/4 बराबर 2। इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। चलिए, दो बलों ए और बी के परिणामी का परिमाण ए है, यदि बल ए को दुगुना कर दिया जाए तथा बल बी को न बदला जाए, तब नए परिणामी तथा बी के बीच का कोण होगा। ध्यान से देखिए, दो बल है हमारे पास, या ए है या बी है, और इसका जो परिणामी है वो ए है, क्या है, ए। परिणामी का सूत्र होता है r² बराबर a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा इसके बीच का कोण होता है। यहाँ पे a² बराबर a² + b² + 2ab cos थीटा, ये गया यहाँ से, यहाँ क्या हमें मिला, 0 बराबर b कोष्टक में b + 2a cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग b + 2a cos थीटा बराबर हम लोग 0 कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1। अब इस बार बोल रहा है ए को, अच्छा एक बार b मैं आप लिख लेता हूँ, b आप लिख लेता है। अब बोल रहा है ए को दुगुना कर दिया जाए, किसको, ए को दुगुना कर देंगे तो जो परिणामी आएगा उसका बी के साथ कोण, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, ए को दुगुना करेंगे तो मान लीजिए ऐसे हो जाएगा, उसी समांतर कोण तो वही रहेगा, दुगुना कर देंगे। जब ए को दुगुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, तो परिणामी मान लीजिए आर आ गया, इसका इसको दुगुना किए तो परिणामी हमारा मान लीजिए आर आ गया। तो आर का बी के साथ कोण पूछा है,
तो परिणामी का बी के साथ कोण अगर हमें निकालना है तो उसका सूत्र होता है tan अल्फा बराबर क्यू, क्यू का मतलब 2a साइन अल्फा नीचे b प्लस 2a कास थीटा। देखो सही सूत्र क्या होता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। मैं ऐसे याद किया हूँ, जैसे ए पी है ए क्यू है, ये क्या है परिणामी है, ठीक है। पी और क्यू के बीच का कोण अगर मान लो अल्फा है तो परिणामी का पी के साथ जो कोण होता है, परिणामी का पी के साथ जो कोण होता है tan थीटा बराबर क्यू साइन अल्फा, क्यू साइन अल्फा बटे पी प्लस क्यू कास अल्फा। मैं ऐसे याद किया, मतलब पी इधर और क्यू इस ऐसे हो, पी ए हो गया क्यू हो गया, और परिणामी क्या है मेरा आर है। तो परिणामी आर है, आर का पी के साथ जो कोण है क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कास अल्फा, क्यू साइन अल्फा मतलब यहाँ वाला जो है उसका साइन अल्फा। तो देखो यहाँ मेरा 2a है, अब 2a साइन थीटा अपॉन b प्लस 2a कास थीटा, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसका मान कितना है 0 है, क्या है 0। tan अल्फा बराबर 2a साइन थीटा अपॉन 0 बराबर अनंत, तो अल्फा बराबर 90 अंश। इसका ऑप्शन हमारा होगा, इसका ऑप्शन डी सही है। हाँ चलो अगला प्रश्न है, यदि ए बी सी ए कैप बी कैप सी कैप ऐसे इकाई सदिश हैं जो कि ए कैप माइनस अंडर √3 बी कैप प्लस सी कैप बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं, तो सदिश ए कैप तथा सदिश सी कैप के बीच का कोण है। तो ध्यान से देखिए, ए कैप माइनस अंडर √3 बी कैप प्लस सी कैप बराबर 0 दिया है, इसको मैं उस साइड भेजता हूँ। जिसके जिसके बीच का कोण ज्ञात करना है उसको इस साइड, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, ए कैप स्क्वायर सी कैप स्क्वायर 2a कैप डॉट सी कैप बराबर 3b कैप स्क्वायर। क्या होता है, ए कैप स्क्वायर बराबर बी कैप स्क्वायर बराबर सी कैप स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, इकाई सदिश का मापांक होता है। क्या मापांक है समझो, 1 + 1 + 2 इसका होगा माड ए कैप माड सी कैप कास थीटा बराबर 3 गुणा 1, तो 3 में से 2 गया है 1, उधर बचेगा, इसका भी 1 कास थीटा बराबर 1, 3 में से 2 निकल गया, कास थीटा बराबर 1/2 थीटा बराबर 60 अंश। इसका ऑप्शन जो है सी होगा, π/3। हाँ, यदि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0 तब सत्य कथन है। तो देखिए ध्यान से, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, अगर ये समतली है, समतली मतलब एक समतल पर है, इनका एक समतल पर है तो आयतन नहीं बना पाएंगे, इनका आयतन क्या होगा, 0 होगा। तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ए आयतन का सूत्र होता है, आयतन का सूत्र 0, ठीक है, यह सत्य है। और एक बात और है, इसका होता है ए बी और क्या होता है सी, ए बी सी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, ठीक। तो इसमें हम लोग जो है कहने का मतलब है कि जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी अगर एक ही तल में है तो उनसे जो है आयतन नहीं बनेगा। जैसे कि अगर यह बिंदु अगर तीनों एक रेखा में, तो इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। हाँ, तो एक मान लीजिए दूसरा बात है, अगर मान लो ए बी सी तीनों एक रेखा में, तो इससे जो है क्षेत्रफल नहीं बनेगा, माने त्रिभुज नहीं बनेगा, क्षेत्रफल नहीं बनेगा। तो क्षेत्रफल इसका क्या आता है, 0। अगर ए बी सी अगर एक तल पर है, तो उनसे जो है कोई घर नहीं बनेगा, तो उसका आयतन क्या होगा, 0 होगा। ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी समतल में, एक ही समतल में है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एक ही तल में है। हाँ देखिए अगला प्रश्न है, P और Q के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी निरूपित हैं। यदि कोई बिंदु R रेखा PQ पर इस प्रकार है कि PR बराबर 5 PQ, तब R की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बिंदु P है
ठीक है। और बोल रहा है एक बिंदु क्या है, Q है, यहाँ क्या है, Q। अब बोल रहा है कि यदि कोई बिंदु R रेखा PQ इस प्रकार स्थित है कि पी आर बराबर 5 PQ, R यहाँ पे है और यहाँ पर मैं मूल बिंदु मान ले रहा हूँ, तो O से इसकी स्थिति वेक्टर है, इसका है वेक्टर B, और R की स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है और दिया है पी आर बराबर दिया है 5 PQ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, PQ को मैं 1 मान ले रहा हूँ, PQ को मैं 1 मान ले रहा हूँ, पी आर हमारा कितना होगा 5, तो यह कितना होगा 4, कितना होगा 4, और इसका स्थिति सदिश से इसका B और इसका क्या हो गया C, क्या मान ले रहा हूँ C। हमें C का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, C का। तो देखो सूत्र होता है OQ बराबर होता है, OQ बराबर होता है 1 गुणा OR, 1 गुणा OR, मतलब इसका इसमें, फिर प्लस 4 गुणा A, 4 गुणा OP बटे 1 धन 4। OQ के स्थान लिखेंगे वेक्टर B, 1 OR के स्थान क्या लिखेंगे वेक्टर C, प्लस 4 OP के स्थान क्या लिखेंगे वेक्टर A बटे 5। इसकी गुणा अगर 5B बराबर C प्लस 4 वेक्टर A, इसको इस साइड भेजेंगे 5B माइनस 4 वेक्टर A बराबर C। तो R का स्थिति सदिश होगा 5B माइनस 4A, इसका ऑप्शन B सही है। हाँ, किन्हीं दो घटनाओं A तथा B के लिए यदि PA यूनियन B बराबर 5/6, PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/3, PB बराबर 1/2 हो तो PA बराबर है। तो ध्यान से देखिए, P सूत्र होता है PA इंटरसेक्शन B प्लस PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो सबका मान रख दीजिए, PA यूनियन B का दिया है 5/6 और इसका मान नहीं, इसका मान नहीं, इसका मान दिया है 5/6, इसका मान दिया है 1/3 और इसका मान दिया है, इसका मान नहीं दिया, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, इसका मान दिया है 1/2। सरल कीजिए, 1/6 5/6 माइनस 1/2 बराबर PA। इसका लसा लेते हैं 6 2 और 5 ऋण 3 बराबर PA। कितना हो गया 5 7 4/6 बराबर PA बराबर 2/3 बराबर PA। आंसर इसमें है C सही होगा। हाँ चलो, अगला प्रश्न है, 3 पासों को एक साथ उछालने पर तीनों पासों पर एक ही संख्या प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से, 3 पासा को एक साथ फेंकेंगे तो कुल घटना कितना होगा, कुल घटना होगा 6/3। ठीक है। तीनों पे एक ही संख्या चाहिए तो अनुकूल घटना कितना हो जाएगा मेरा, अनुकूल घटना हो जाएगा हमारा 1 1 1 और 2 2 2 3 3 3 4 4 4 और 5 5 5 और 6 6 6। अनुकूल घटना हमारा n ई बराबर हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल घटना बटे कुल घटना, अनुकूल घटना बटे कुल घटना हो जाएगा 1/36। इसका ऑप्शन हो जाएगा B। अगला प्रश्न है, A तथा B 10 अन्य व्यक्तियों के साथ एक घेरे में खड़े हैं। यदि व्यवस्था क्रम रहित की गई हो, ठीक है, तो A और B के बीच में यथार्थतः 3 व्यक्तियों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमारे पास A है और B है और 10 अन्य व्यक्ति है, कुल टोटल कुल कितना हो गया, कुल संख्या हमारा कितना हो गया 10 2 12। ठीक है। तो 12 लोगों से कितना क्रमचय प्राप्त होगा, तो हमारा हो जाएगा कुल घटना हमारा हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। तो 12 - 1 से कितना होगा 11 फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि A और B के बीच में 3 व्यक्ति को रखना है, तो A और B के बीच में 3 व्यक्ति को रखना है, तो मतलब 10 व्यक्तियों में से हमें 3 व्यक्तियों को चुनना है। तो 10 व्यक्तियों में से
10 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति चुनने के कुल तरीके कितना होगा? ध्यान से देखिए, 10p3 होगा। इसमें क्या है, जैसे व्यक्ति है, जैसे बायां दायां चलेगा, बायां दायां दायां बायां, इस तरीके से चलेगा। 10p3 से हमारा आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल। ठीक, हाँ देखिए, 10 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों के चुनने के कुल तरीके, इसमें क्या है, क्रम का जो है ध्यान हमें नहीं देना है, हो जाएगा 10c3। ठीक, तो मैंने 10 में से 3 को चुनना है, तो हमें यहाँ पे 3 को रखना है, 1 2 3, 10c3 हो गया। तो 10c3 हो गया 3 को चुनने के लिए, और तीनों ये आपस में 3 फैक्टोरियल तरीके से चेंज होंगे, तीनों आपस में 3 फैक्टोरियल तरीके से चेंज होंगे। ये तो हो गया 3 के लिए। लेकिन अभी यहाँ 7 बच्चे हैं, तो जो 7 बच्चे हैं यहाँ पे 7 फैक्टोरियल तरीके से आएंगे। फिर से समझ लो, ए और बी के बीच में 3 लोगों को रखना है, तो 10c3 हम चुन लिए 10c3। तो 10c3 में तीनों 3 प्रकार से आपस में गुणा होंगे, मतलब 3 फैक्टोरियल तरीके से आपस में चेंज होंगे। और यहाँ पे जो 7 बच्चे हैं वो 7 फैक्टोरियल तरीके से यहाँ पाएंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल, और 10 में से 3 निकला 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और गुणे 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। आप ध्यान क्या देना है, तो यह हो गया। और बी और ए आपस में 2 तरीके से चेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ इससे कट गया, यहाँ पर भी कर लीजिए। ठीक है, बी और ए आपस में कई तरीके से चेंज हो गए, 2 तरीके से। ये इससे गया, कितना हो गया 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब क्या अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगा, अभिष्ट प्रायिकता बराबर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल नीचे 11 फैक्टोरियल, 2 गुणा 10 फैक्टोरियल, यहाँ 11 गुणा 10 फैक्टोरियल, एक कैंसिल हो गया, 2 बटा 11। इसका ऑप्शन सी सही होगा। हाँ देखिए, उन सभी रेखाओं का अवकल समीकरण ज्ञात करना है जो एक दूसरे के लंबवत नहीं है। तो देखिए, सरल रेखा का व्यापक समीकरण लिखते हैं। व्यापक समीकरण हो जाएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसका अवकलन करते हैं हम x के सापेक्ष, 1 गुणे 1 प्लस b dy अपान dx प्लस 0 बराबर 0। कितना हो गया, b dy ddx ऑफ y बराबर माइनस a, ddx ऑफ y बराबर हो गया माइनस a बाई b, d2y बटे dx2 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। हाँ देखिए, यदि फलन f r से r में संबंध रखता है, जो कि fx बराबर x माइनस एम बटे x माइनस एम, जहाँ m नॉट इक्वल टू n से परिभाषित है, तो वह फलन क्या होगा? तो वह फलन क्या होगा, देखो fx है, fx बराबर x माइनस एम बटे x माइनस एम। ठीक, तो हमें ये बताना है कि यह फलन क्या है। यह फलन है एकैक और आच्छादक फलन नहीं है, यह एक एकैकी और आच्छादक फलन नहीं है। इसका ऑप्शन 3 सही होगा, सी सही है।